हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्मार्ट में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स और जानेंगे कि उनका एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या फॉर्मूले यूज़ करेंगे हम, और साथ ही साथ सॉल्व करेंगे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए कुछ मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप है क्यूब। क्यूब की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? क्यूब में जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो तीनों भुजाएं समान होती हैं। यानी अगर लंबाई आपकी a है तो चौड़ाई भी a होगी और ऊंचाई भी a होगी। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है क्यूब की। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर तीनों चीज़ें बराबर हैं तो यहाँ पर होगा a इंटू ए, मतलब वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा? a क्यूब। ये आपका वॉल्यूम होगा। अब बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? अब यहाँ पर आप देखिए कि इसमें 6 फेस हैं। ये पहला फ्रंट फेस, ये टॉप फेस और ये साइड फेस, और इसी तरीके से पीछे 3 फेस और होंगे, तो टोटल 6 फेस होंगे। अब एक फेस का एरिया कितना है? ये a है और ये ऊंचाई भी a है, तो एक फेस का एरिया आपका निकल के आता है a स्क्वायर। तो 6 फेस का एरिया क्या होगा? तो सिंपली 6a स्क्वायर। ये आपका क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान के चलिए आपको एक रूम दे रखा है और रूम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है और आपसे पूछ दिया जाएगा कि चारों दीवारों का एरिया क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो उसके लिए हमें 4 वॉल एरिया निकालना आना चाहिए। तो 4 वॉल एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमको टॉप और बॉटम का एरिया नहीं लेना है, केवल और केवल दीवारों का। तो ये एक फेस है, इसका एरिया कितना है? a स्क्वायर। और ऐसे ही ये दूसरा फेस है, इसका एरिया भी क्या होगा? a स्क्वायर। और इसी तरीके से 2 फेस और होंगे, तो टोटल कितना एरिया हो जाएगा आपका? 4a स्क्वायर। ये आपका होगा चारों दीवारों का एरिया। अब नेक्स्ट है आपका डायगोनल, मतलब विकर्ण। अब क्यूब में विकर्ण क्या होता है? ये जो लाइन है ये विकर्ण है। ये एक फ्रंट फेस है और ये बैक फेस है। तो बैक फेस के टॉप से लेके फ्रंट फेस के बॉटम तक जो लाइन आएगी वो होगी आपका डायगोनल। ठीक है। अगर हम यहाँ पर डायगोनल की लंबाई d माने तो इस d का मान क्या होगा? तो यहाँ पर विकर्ण का फॉर्मूला होता है d स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है? a हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 3a स्क्वायर। d स्क्वायर इक्वल टू, अब तो d कितना हो जाएगा? d आपका हो जाएगा √3a। ये होता है क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला, d इक्वल टू √3a। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। अब नेक्स्ट शेप है हमारा क्यूबॉइड, यानी घनाभ। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही अलग अलग होते हैं। तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। अब यहाँ पर भी 6 फेस हैं, ये फ्रंट, टॉप, ये साइड और इसी तरीके से बॉटम, बैक और लेफ्ट साइड। तो हर एक फेस का एरिया यहाँ पर अलग अलग है। इस फेस का एरिया क्या है? L इंटू एच। टॉप फेस का एरिया क्या है? L इंटू बी।
और इसी तरीके से साइड फेस का एरिया क्या होगा, ये होगा आपका b इंटू एच। तो यहाँ पर अगर फ्रंट फेस का एरिया l इंटू एच है तो बैक फेस का भी l इंटू एच होगा। इसी तरीके से टॉप का अगर l इंटू बी है तो बॉटम का भी l इंटू बी होगा। तो यहाँ पर हर एक एरिया 2 बार है, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल इंटू एच प्लस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच। ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का। अब नेक्स्ट है 4 वॉल एरिया। जैसे क्यूब में 4 वॉल एरिया होता है वैसे ही क्यूबॉइड का भी 4 वॉल एरिया आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब जब 4 वॉल की बात होती है केवल दीवारों की तो हम टॉप और बॉटम नहीं लेते, तो यानी L इंटू बी हम नहीं लेंगे। टॉप और बॉटम का एरिया क्या है, L इंटू बी। तो यहाँ पर सिंपली फ्रंट फेस और बैक फेस, इसी तरीके से राइट साइड और लेफ्ट साइड का फेस, इतना बस लेना है। अब क्योंकि फ्रंट फेस का एरिया L इंटू एच है और बैक फेस का भी, तो सभी 2 बार होंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू एल इंटू एच प्लस साइड फेस कितना है b इंटू एच। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं h कॉमन है तो हम h कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या होगा 2h ब्रैकेट के अंदर l प्लस b। ये आपका 4 वॉल एरिया होगा क्यूबॉइड का। अब बात करते हैं डायगोनल की। क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, ये होगा क्यूबॉइड का डायगोनल। अब हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है d है, तो यहाँ पर भी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला सेम होता है चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड। हम क्या करते हैं लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है तो सिंपली ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा डी इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होगा डायगोनल का क्यूबॉइड के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला शेप है हमारा सिलेंडर। यहाँ पर इस फिगर में देखिए ये सिलेंडर दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई जो है वो है h और जो रेडियस है वो हम मानते हैं r। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच कैसे आया, ये जो सर्किल है इसका एरिया क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर। अब इसको टोटल लंबाई से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बनेगा इस सिलेंडर का। तो वॉल्यूम आपका क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है आपका टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक सर्किल है टॉप पर और ऐसा ही बॉटम में। तो सर्किल का एरिया क्या होगा, ये तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 सर्किल हैं तो 2 का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सरफेस जो ये कर्व सरफेस है इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर है परिधि, और जब हम परिधि को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल एरिया जो होता है सिलेंडर का ये होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अगर यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर r बचेगा और यहाँ पर h। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया, ये जो सर्किल है ऊपर और नीचे के इनको नहीं लेते, केवल और केवल ये जो एरिया है इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो इसका क्या एरिया होता है, इसका एरिया आपको सिंपली पता ही है, ये आपका क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। तो ध्यान रखना है अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो ये होगा, अदरवाइज सिर्फ कर्व सरफेस की अगर बात होगी तो केवल हम 2 पाई आर एच लेंगे। अब नेक्स्ट शेप है हमारा कोन।
यहाँ इस फिगर में एक कोन दे रखा है जिसकी हाइट लेते हैं हम h और जो बेस की रेडियस है वो हम लेते हैं r। कोन में एक और चीज होती है l, ये क्या कहलाता है आपका स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। तो अगर कोई कोन है जिसकी हाइट h है और बेस की रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, पाई आर स्क्वायर h किसका वॉल्यूम था? ये था सिलेंडर का। और कोन का कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इस पर एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आता है कि अगर एक सिलेंडर है उसमें से हमने कोन को कट कर लिया तो जो बाकी बचा उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वो तो होगा पाई आर स्क्वायर एच, और आपने 1/3 उससे हटा लिया तो सिंपली 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बचेगा। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एल। एल क्या होता है? ये एल जो है इसको अब हम कहते हैं स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई एल। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। ये आपका L होता है तिर्यक ऊंचाई। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। जो ये वाला एरिया है वो क्या होगा? यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया में हम बॉटम का एरिया नहीं लेंगे, केवल और केवल जो ऊपर का एरिया होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ये आपका कर्व सरफेस एरिया होगा कोन का। यहाँ पर एल की वैल्यू सेम है √h² प्लस r²। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया ये कितना होगा? यहाँ पर जब हम टोटल की बात करते हैं तो हम बेस का एरिया भी कैलकुलेट करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है हमारा? पाई आर एल। तो पाई आर एल, और बेस का एरिया क्या होता है? बेस का ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से पाई आर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? एल प्लस आर, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका? पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा कोन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। अब नेक्स्ट शेप है हमारा स्फीयर। अब यहाँ पर इस फिगर में एक स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस हम मानते हैं r है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम होगा स्फीयर का। अब नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है आपका स्फीयर का सरफेस एरिया। तो स्फीयर के अंदर केवल दो ही चीज आपसे पूछी जाती है, एक तो वॉल्यूम और एक सरफेस एरिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। अब नेक्स्ट शेप है हमारा हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला। यहाँ इस फिगर में एक हेमीस्फीयर दिया हुआ है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r। तो इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है कि ये अर्धगोला है यानी स्फीयर का हाफ। तो स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब ये तो अर्धगोला है यानी इसका वॉल्यूम क्या होगा? टोटल जो स्फीयर होता है उसका आधा। तो हम यहाँ पर इसका आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। यानी हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा आपका? 2/3 पाई आर क्यूब। ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? अब कर्व्ड सरफेस एरिया में हम ये वाला जो सर्किल है इसको नहीं लेंगे, केवल और केवल ये वाला भाग, ये होता है कर्व्ड सरफेस। तो इसका एरिया क्या होता है? ये होगा आपका 2 पाई आर
स्क्वायर। अब याद कीजिए जो स्फीयर था उसका एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आधा है तो इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अब टोटल की जब हम बात करेंगे तो ये जो सर्किल है इसका एरिया भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारा था 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो सर्किल है इसका एरिया क्या होगा, ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 2 पाई आर स्क्वायर है और ये पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये होगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये थे कुछ बेसिक शेप्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी बॉक्स के विकर्ण की लंबाई √300 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। हमसे यहाँ पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। दिया गया है विकर्ण डायगोनल d = हमको दिया है √300। अब हम जानते हैं कि घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, d = √3a। तो यहाँ पर d की वैल्यू हमको दे रखी है, तो √300 = हो जाएगा √3a। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो a = आपका आएगा 10, मतलब उस बॉक्स की भुजा कितनी है, एक भुजा की लंबाई है 10। अब पूछा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया = होता है 6a²। तो सिंपली हम a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 10 का स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 6 यानी 600 विल बी योर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है, यदि किसी कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है तो उस कमरे में 1.5 घन मीटर के कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको कमरे का वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम क्या होगा, 12 × 8 × 6, ये होगा आपका कमरे का वॉल्यूम। और एक जो क्यूब है यानी एक जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम दे रखा है हमें 1.5 मीटर क्यूब। तो हम सिर्फ उतने ही क्यूब रख पाएंगे जिनका वॉल्यूम कमरे के वॉल्यूम के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होगा, n = आपका होगा कमरे का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रूम अपॉन एक बॉक्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स। तो यहाँ पर कमरे का वॉल्यूम क्या है, 12 × 8 × 6 बटे एक बॉक्स का वॉल्यूम हमको दे रखा है 1.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 384 n = तो 384 ऐसे बॉक्स होंगे जो इस कमरे में फिट आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है, यदि 12 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई के एक टैंक में 110 घन मीटर पानी भरा जाए तो टैंक में पानी की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर हमको ये टैंक दे रखा है, इसकी लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 5। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको दे रखा है 210। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि जितना वॉल्यूम टंकी का है उतना ही वॉल्यूम क्या है पानी का है, यानी दोनों क्या है सेम है। अब यहाँ पर टैंक की ऊंचाई तो नहीं दे रखी, तो हम मान लेते हैं h है टैंक की ऊंचाई। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टैंक आपका होगा 12 × 5 × h, और वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हमको दे ही रखा है 210। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर =
वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दे रखा है 210 और वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारा है 12 इंटू 5 इंटू एच। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आपकी आएगी 3.5 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपको जब ऊंचाई पूछी हो तो जिस चीज को हम भर रहे हैं उसके वॉल्यूम को हम टैंक के वॉल्यूम के साथ इक्वल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 किलो वजन के 1 घन मीटर आयतन की एक छड़ 9 मीटर लंबाई के वर्गाकार छड़ के रूप में ढाला जाता है। इस बार से एक सटीक घन काट दिया जाता है, उस घन का वजन कितना होगा? तो यहां पर सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, 1 घन मीटर हमारा मेटल है। टोटल जो मेटल है वो कितना है, 1 घन मीटर वॉल्यूम दे रखा है। तो यहां पर अगर हम ये देखें तो ये टोटल कितना वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब का वजन दे रखा है, 1 मीटर क्यूब मेटल का वजन कितना है 90 किलो, 90 kg। अब उसने कहा कि जब हम इस मेटल को एक छड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये एक छड़ है, इसकी लंबाई दे रखी है 9। अब उसने कहा वर्गाकार छड़, तो वर्गाकार क्या होगी, मतलब ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है इसकी दोनों भुजाएं क्या होंगी बराबर। अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी क्या होगी ए होगी, यानी दोनों भुजाएं क्या है समान होंगी। अब उसने कहा कि इस बार से एक सटीक घन काट दिया जाता है, तो हमने माना कि ये बार है, यहां से हमने इसको काट दिया, तो इसकी जो लंबाई होगी वो भी क्या होगी ए होगी। उसने कहा कि घन काट रहे हैं तो घन में तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो बस इसी घन का उसने क्या पूछा है वजन, वजन कितना होगा। तो यहां पर सिंपली हमारा वॉल्यूम टोटल कितना था 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये लेंथ इस रॉड में, तो इस रॉड की लंबाई कितनी है 9, चौड़ाई कितनी है a और ऊंचाई कितनी है a। हम वॉल्यूम तो हमारा सेम रहेगा ना, जब हम इस क्यूब को इस छड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई वॉल्यूम घटे या बढ़ेगा तो नहीं, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हमारा जो 1 मीटर क्यूब है यहाँ पर वो 1 मीटर क्यूब यहाँ भी होगा, तो हमने दोनों का वॉल्यूम क्या किया इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ए स्क्वायर आएगा आपका 1/9 और ए आपका हो जाएगा 1/3, यानी जो क्यूब है उसके भुजा की लंबाई क्या होगी 1/3। अब उसने कहा वजन, तो सबसे पहले वजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे क्यूब का वॉल्यूम, तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा आपका ए क्यूब, ए की वैल्यू हमारी है 1/3, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 का क्यूब यानी 1/27। ये आपका वॉल्यूम होगा इस छोटे क्यूब का जो हमने काटा है। अब बात करते हैं वजन की, तो हमें दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब का वजन कितना है 90। इफ 1 मीटर क्यूब वेट्स 90 kg, तो 1/27 मीटर क्यूब कितना होगा, ये भी तो चीज मीटर क्यूब में आई है, तो 1/27 मीटर क्यूब क्या होगा आपका 90/27। ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, हम जब इसको 9 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 10/3 kg, ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है 6 सेंटीमीटर किनारे के एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे के एक छोटे घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, ऐसे कितने घन बनना संभव है। यानी हमारा बड़ा जो क्यूब है उसकी भुजा दे रखी है 6 और जो छोटे क्यूब हम बनाने वाले उनकी भुजा है 2, तो कितने क्यूब बनेंगे, जितना हमारा मटेरियल होगा। तो हमारे पास मटेरियल कितना है
टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, टोटल वॉल्यूम ये कितना है, जो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला क्यूब है उतना ही तो है हमारे पास वॉल्यूम। तो ये है 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी आपका ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम हमारा इतना है। अब यहाँ पर छोटे क्यूब का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे, n इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल वॉल्यूम बटे वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो टोटल हमारा कितना है 216 और 1 क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम है हमारा 8, तो n बराबर आपका आएगा 27, यानी 27 क्यूब बनेंगे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है एक रोलर 120 सेंटीमीटर लंबा है और इसका व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि खेल के मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगते हैं तो 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी। अब यहाँ पर हमको रोलर दे रखा है जिसकी लंबाई दी है 120, माना ये रोलर है, इसकी लंबाई कितनी हमको दे रखी है 120 सेंटीमीटर, और उसने व्यास दे रखा है डाया कितना है 84, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आपकी 42 सेंटीमीटर्स। तो ये आपका कितना दे रखा है रेडियस 42। तो इस रोलर को टोटल 500 चक्कर लगते हैं मैदान को समतल करने में। तो 500 चक्कर में रोलर कितना एरिया कवर करेगा। तो यहां पर आप देखें, जब ये रोलर एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर में वो कितना एरिया कवर करेगा, अपने जो सरफेस एरिया है उसके बराबर। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एल, माना कि इतना एरिया वो कवर करता है। तो ये जो लंबाई है ये कितनी होगी 120, और ये जो चौड़ाई है ये किसके बराबर होगी 2 पाई आर, यानी उसकी जो परिधि है उसके बराबर। ठीक है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि इस रोलर को हमने ऐसे खोल के फैला दिया, तो जो ये चौड़ाई है वो किसके बराबर होगी, उसकी परिधि के बराबर, और लंबाई जो है वो रोलर की लंबाई के बराबर होगी। तो इतना एरिया वो एक चक्कर में कवर करेगा, कितना 2 पाई आर इंटू 120, यानी एक चक्कर में वो कितना कवर कर रहा है 2 पाई आर इंटू 120। तो 500 चक्कर में कितना कवर करेगा, 500 चक्कर में वो कवर करेगा 500 इंटू 2 पाई आर इंटू 120। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। वैल्यूज क्या है 500 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42 और 120। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1584। अब ये चीज जो है ये आया है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसने क्या दे रखा है 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर। तो यहां पर सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, तो एरिया मीटर में क्या हो जाएगा 1584,00,00। तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि एरिया है तो यहाँ पर क्या होगा 100 इंटू 100, तो यहाँ से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका एरिया कितना आएगा 1584 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 30 पैसा, 30 पैसे को हम क्या लिखेंगे 0.30 रुपीज। तो 1584 की कीमत कितनी होगी, 1584 मीटर स्क्वायर की लागत होगी 0.30 1584। तो ये वैल्यू आपकी आएगी 475.20 रुपए।
यानी टोटल लागत कितनी होगी आपकी 475.20 रुपए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है यदि बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो नए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेलन के पिछले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा। दिया क्या है, बेलन, सिलेंडर, और क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr इंटू h। क्या कहा गया, त्रिज्या को दुगना कर दिया, यानी पहले r थी अब क्या हो गई 2r, और ऊंचाई आधी कर दी गई, पहले ऊंचाई h थी अब कर दिया h/2। तो शुरुआत में कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये होगा आपका 2πrh, और बाद में क्या हो जाएगा 2πr कितनी हो गई, दुगनी यानी 2r, और h क्या हो गया आधा यानी h/2। तो बाद में क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2πrh। तो पहले कितना था 2πrh, बाद में भी कितना 2πrh, तो रेशियो क्या आएगा आपका 1:1, दोनों सेम है, ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है त्रिज्या को अपरिवर्तित रखते हुए, इस क्वेश्चन में दिया है त्रिज्या को अपरिवर्तित रखते हुए यदि सिलेंडर की ऊंचाई 8% कम कर दी जाए तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। क्या दिया गया है, सिलेंडर की ऊंचाई को 8% कम कर दिया और रेडियस क्या है अनचेंज्ड, रेडियस नहीं बदली लेकिन उसकी ऊंचाई को केवल कम किया है 8%। पूछा है आयतन में परिवर्तन, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका πr²h, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। क्या कहा गया, रेडियस अनचेंज यानी पहले r थी तो बाद में भी r है, बट हाइट को 8% कम कर दिया, तो हाइट अगर पहले h थी तो 8% कमी के बाद वो क्या होगी 0.92h। ये 0.92 कैसे आया, h माइनस कितना परसेंट कम किया 8% ऑफ h। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.92h। तो हाइट h से कम होकर 0.92h हो गई। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इक्वल टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल और इंटू 100, ये आपका होता है परसेंटेज चेंज। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था हमारा, इनिशियल वॉल्यूम था हमारा πr²h, और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ये हो जाता है πr², h की वैल्यू आप क्या लेंगे 0.92h। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम ये है आपका πr² इंटू 0.92h माइनस इनिशियल, इनिशियल वॉल्यूम है πr²h अपॉन इनिशियल πr²h इंटू 100। अब यहाँ पर आप देखेंगे πr²h दोनों में कॉमन है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है 0.92 और यहाँ पर वैल्यू आएगी 1, तो ये आपका बचेगा माइनस का 0.08 इंटू 100। तो यहाँ पर 100 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा -8%। अब यहाँ पर ये माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस का मतलब है डिक्रीज, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड। अब बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकेंगे।
तो प्रैक्टिस करते रहिए। ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जियोमेट्री से रिलेटेड जितने भी बेसिक शेप्स हैं वो सब आज हमने पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।